हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। की अपनी 4th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले वाली वीडियो में हम संग्राम सिंह के बारे में डिटेल्स में जान चुके हैं। आज हम दलपति शाह के बारे में चर्चा करेंगे। जो दलपति शाह हैं वह संग्राम सिंह के पुत्र दलपति शाह हैं। इनका जो कार्यकाल है वह है 1543 से 1550। ओके, तो इनका जो कार्यकाल है वह कितना है, 1543 टू 1550। तो बात करें हम संग्राम सिंह की, तो संग्राम सिंह कौन थे? संग्राम सिंह दलपति शाह के पिता थे, जिसके बारे में हम पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जो संग्राम सिंह थे, उनकी मृत्यु के पश्चात दलपति शाह आए। कौन आए? दलपति शाह आए। तो दलपति शाह आए 1543 में। कब आए? 1543 में। जबलपुर से प्राप्त एक ताम्रलेख मिला है। जबलपुर से प्राप्त एक ताम्रलेख के अनुसार जो दलपति शाह थे उन्होंने श्री महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और कहते हैं कि इनका कार्यकाल सबसे अल्प माना जाता है। 1543 से 1550 सिर्फ 7 वर्ष का इनका कार्यकाल माना जाता है। तो जबलपुर से प्राप्त एक ताम्रलेख के अनुसार श्री महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? दलपति शाह ने। तो जबलपुर से प्राप्त ताम्रलेख अनुसार श्री महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी, इन्होंने दलपति शाह ने अपनी राजधानी जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित, कहाँ? जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित सिगौड़गढ़ में स्थापित की थी अपनी राजधानी। तो दलपति शाह ने अपनी जो राजधानी बनाया वह सिगौड़गढ़ को बनाया। शासन के 7वें वर्ष दलपति शाह की मृत्यु हो गई। तो यदि हम बात करें इनके शासन की, तो इनका शासन सिर्फ 7 वर्ष का माना जाता है। कि दलपति शाह की राजनीतिक कुशलता के बारे में, तो जो दलपति शाह था वह एक अपने पिता की ही भांति एक कुशल राजनीतिज्ञ था। तो राजनीतिक कुशलता के चलते उसने बघेल शासक रामचंद्र व चंदेल शासक के साथ समरसता स्थापित की। तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था और उसने बघेल शासक रामचंद्र और चंदेल शासक के साथ समरसता रखी हुई थी। दलपति शाह ने आधार कायस्थ को पीएम नियुक्त किया था। मतलब दलपति शाह ने जो आधार कायस्थ था उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते जाइए। अब हम बात करेंगे कला संरक्षक के रूप में यह कैसे एक कुशल कला संरक्षक था के बारे में। तो दलपति शाह अपने पिता की ही भांति कला का एक संरक्षक था और इसने अपने पिता की भांति कला का संरक्षण भी किया। इनके दरबार में विद्वान महेश ठाकुर रहते थे। तो दलपति शाह के दरबार में कौन विद्वान रहते थे? महेश ठाकुर रहते थे, जिन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ तत्व चिंतामणि नामक की रचना की है। जिन्होंने किसकी रचना की है? तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की है। यदि हम बात करें कि इनके दरबार में और कौन विद्वान रहते थे, तो इनके दरबार में महेश ठाकुर के अतिरिक्त मुस्लिम संत कपूर बाबा भी एक महत्वपूर्ण विद्वानों में से माने जाते हैं, जो इनके दरबार में रहा करते थे। और इन्होंने महेश ठाकुर व मुस्लिम संत कपूर बाबा को समान दान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि दलपति शाह भेदभाव की भावना से परे थे और इन्होंने दोनों संतों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों संतों को बराबर दान दिया था। शाह के बाद जो अगली शासक आई वो थी रानी दुर्गावती, और रानी दुर्गावती का जो समय काल माना जाता है वह 1550 से 1564 माना जाता है। 1550 से 1564 के अंतर्गत माना जाता है। तो जो रानी दुर्गावती थी वह दलपति शाह की पत्नी थी, और दलपति शाह की असमय मृत्यु और पुत्र वीर नारायण के कम आयु के कारण रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। तो 1550 ईस्वी में
दलपति शाह की असमय मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 7 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु हो गई। तो दलपति शाह की असमय मृत्यु बा पुत्र वीर नारायण देव की कम आयु के कारण रानी दुर्गावती ने संरक्षिका के रूप में, किसके रूप में? संरक्षिका के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। तो रानी दुर्गावती का जो टाइम माना जाता है वह 1550 से 1564 का माना जाता है और इन्होंने एक संरक्षिका के रूप में अपने राज्य की बागडोर संभाली। यदि हम बात करें रानी दुर्गावती की राजनीतिक कुशलता के बारे में, तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से, सबसे पहले रानी दुर्गावती ने क्या किया? सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। जो दलपति शाह ने सिगौड़गढ़ में बनाई थी वह इन्होंने सिगौड़गढ़ से हटाकर इन्होंने चौरागढ़ को राजधानी बनाया। चौरागढ़ मैंने बताया था आपको नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आता है, तो यदि आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में नरसिंहगढ़ लिख सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कहाँ है? जबलपुर के पास स्थित है। अबुल फजल के अनुसार रानी दुर्गावती का संघर्ष मियाना अफगानों से हुआ था। रानी दुर्गावती का संघर्ष मियाना अफगानों से हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती विजयी हुई थी। तो जो रानी का संघर्ष सबसे पहले मियाना अफगानों से हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती विजयी हुई और बाद में उन्होंने मियाना अफगानों को ही अपनी यहाँ सेना में नौकरी दी थी। तो मियाना अफगानों के आग्रह पर अपने ही राज्य में सेना को नौकरी दी थी। तो उन्होंने मियाना अफगानों के कहने पर, अनुरोध करने पर, जब वह हार गए थे तो उन्हें अपनी ही सेना में नौकरी दी थी। या यदि हम बात करें रानी दुर्गावती के संघर्ष की, तो रानी दुर्गावती का जो मेन युद्ध 2 लोगों से माना जाता है, एक बाज बहादुर और रानी दुर्गावती, दूसरा मुगलों के साथ युद्ध, जो अकबर के साथ युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाज बहादुर से संघर्ष के बारे में। तो जो रानी दुर्गावती थी उनका सबसे पहले कहा जाता है कि बाज बहादुर से संघर्ष हुआ था। तो बाज बहादुर कौन था? वह सुजात खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुजात खां का पुत्र था, वह मालवा का शासक था। तो जो सुजात खां का पुत्र मालवा का शासक था, उसने क्या किया? गढ़ा पर हमला कर दिया। तो बाज बहादुर ने गढ़ा पर हमला किया। प्रथम आक्रमण में क्या हुआ? चाचा फतेह खां, जो बाज बहादुर के सेनापति थे, चाचा फतेह खां, वह युद्ध भूमि में मारे गए। बाज बहादुर सारंगपुर वापस चला गया। तो जैसे ही फतेह खां युद्ध भूमि में मारे गए तो बाज बहादुर सारंगपुर वापस चला गया था, परंतु उसने गढ़ा राज्य पर दूसरी बार हमला किया। द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई और सेना को अधिक क्षति हुई। तो द्वितीय युद्ध में जो बाज बहादुर की सेना थी उसकी बहुत अधिक मात्रा में क्षति हो गई थी, जिसके कारण उसने गढ़ा जीतने का विचार ही अपने मन से त्याग दिया और वह वापस सारंगपुर चला गया। तो द्वितीय युद्ध में पराजय होने बाद सेना की अधिक क्षति होने के कारण बाज बहादुर ने गढ़ा जीतने का विचार त्याग दिया और वह सारंगपुर वापस चला गया और अंत में रानी की विजय हुई।